हेलो डॉक्टर्स। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। 2010 में जब मैंने हनीमैन सर का लिटरेचर स्टडी करना शुरू किया तो हर लेवल पे मुझे कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस नज़र आए जो मैंने कॉलेज लेवल पे और मैंने डिफरेंट स्टॉलवर्स या सीनियर डॉक्टर्स होम्योपैथी के या उनकी बुक्स लिटरेचर से सीखे थे। इतने डिफरेंसेस 2010 से लेकर के 2014 तक मैंने सर्च किए और देखा कि जो फादर होम्योपैथी कहना चाहते हैं वो कुछ और है और जो हमने समझा है वो कुछ और है। 2014 तक की स्थिति ऐसी थी, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं सही समझ रहा हूँ या फिर जो वर्ल्ड ने समझा है। बहुत ऐसा डाउट आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही गलत समझ रहा हूँ और लोग सही समझ रहे हो। तो इस ऊहापोह जो कंफ्यूजन की स्टेट थी, समझना, एक्सपेरिमेंट करना, ये प्रोसेस चल रही थी। एंड लाइफ में ये कभी उद्देश्य नहीं था कि मैं कोई सॉफ्टवेयर का निर्माण करूंगा और किसी इंटेंशन के साथ मैं सॉफ्टवेयर में उतरूंगा, ऐसा था ही नहीं। बट जब हनीमैन सर के बहुत सारे स्टेटमेंट्स को मैंने देखा तो मेरे लिए एक प्रश्न खड़ा हो गया कि हम हर लेवल पे तो कहीं ना कहीं ड्रेल हो गए, हम ट्रैक से उतर गए और अब इसके लिए हमें कोई ऐसा वे नहीं है। मैंने कुछ जो सॉफ्टवेयर में पाइनियर्स पीपल हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी अपनी बात लिखी कि ये सारे चेंजेस होने चाहिए। जो सॉफ्टवेयर मेरे पास था उन्हीं के जो वो लोग थे उनको लिखा, बट उन्होंने भी मेरी इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। 2013 में मैं अपने ही कुछ ओल्ड कलीग्स के साथ एक मीटिंग किया कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हाथ लगी हैं जो होम्योपैथी में चेंजेस ला सकती हैं। तो बहुत सारे हमारे जो कलीग्स थे उन्होंने इस बात करके कह के टाल दिया कि एक तो मेरी कोई ग्रोथ नहीं थी बहुत ज़्यादा होम्योपैथी में, मैं कोई बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर के रूप में स्टैब्लिश नहीं हुआ था तब तक। तो उन लोगों ने ये कह के टाल दिया कि यार इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स ऑलरेडी यहाँ पे स्टैब्लिश हैं, तुम्हारी बात कौन सुनेगा, तुम ये ख्याल ही निकाल दो। और हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स रह चुके जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी हद तक मदद की, उन्होंने भी इस स्टेटमेंट को या इस थॉट प्रोसेस को छोड़ने को बोला। बट क्या है कि फादर होम्योपैथी को पढ़ने के बाद जो आग लग जाती है वो बुझती नहीं आसानी से जब तक आप, क्योंकि अब मैं दुनिया के थॉट प्रोसेस से नहीं सोच रहा था, मैं फादर होम्योपैथी की थॉट प्रोसेस से सोच रहा था। और अब मेरे को ये समझ में तो आ गया था कि मेरी इस यात्रा में, इस जर्नी में कोई मेरे साथ नहीं है, मेरी मिसेज को छोड़ करके। 2015 तक मेरे कोई साथ नहीं था, मैं सिर्फ स्टडी करता था, एक्सपेरिमेंट करता था एंड कोशिश करता था समझने की कि जो मैंने समझा है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एप्लीकेबल है या नहीं। एंड 2015 में हमें दो डॉक्टर्स और का साथ मिला, डॉक्टर सोनल एंड डॉक्टर यशवंत का। एंड हमारी एक्सपेरिमेंटेशन की प्रोसेस चलती रही। एंड 2017 में हमें ये आभास हुआ कि ये जो नॉलेज है, हमें एक बार आभास 2015 में भी हुआ था, बट वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव नहीं रहा। हमारे जो स्टूडेंट सीखते थे हमसे शुरू में, वो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपके पास जो नॉलेज है इसको शेयर किया जाए। तो हमने एक फ्री सेमिनार भी रखी थी, हमारे जो अच्छे पेशेंट्स हैं उन्होंने वो सेमिनार को स्पॉन्सर किया था। तो वो सेमिनार के थ्रू मैंने अपनी बात रखी, बट अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे लोगों ने सुना
बट मैं कोई बहुत बड़ा नाम और नहीं था, और मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया था पीपल्स को जो होम्योपैथी में थे, तो लोगों ने शायद मुझे डिस्कार्ड कर दिया, और शायद मेरी बात उतनी इम्पैक्टिव नहीं रही। लोगों ने सुनी तो अच्छे से, बट वो आगे कोई गोल नहीं क्रिएट कर सकी। खैर, हम वापस अपने मिशन में लग गए कि हमें किसी भी तरीके से ये जो सिस्टम है अपने क्लिनिक में प्रूव करना है और लोगों तक लेके जाना है। तो जब तक खुद से खूब वेरीफाइड ना हो जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। 2017 में हमने सबसे पहले डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम जो हैनीमैन सिस्टम पे आधारित था उसको ले जाने की कोशिश की कॉरपोरेट में। टेक महिंद्रा में हमने उनके यहाँ वाव एक हेल्थ इनिशिएटिव चलता है, वहाँ पे हमने रखा। कुछ लोगों ने उसे स्वीकार किया और ट्रीटमेंट लिया, एंड कुछ लोगों को उसमें लाभ हुआ, और इससे हमारी दुकान या हमारा काम रिकॉग्नाइज होने लगा। एंड इस रिकॉग्निशन से के बाद हमें लगा कि अब हमें लोगों के बीच में अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है हैनीमैन लिटरेचर के प्रति वो पहुंचानी चाहिए। एंड हमने करीब 20 या 25, एग्जैक्टली याद नहीं है, फ्री लाइव सेशन किए, जिसमें हम हैनीमैन सर की थॉट प्रोसेस को रखने की कोशिश की कि हैनीमैन सर कुछ अलग ही कहना चाहते थे, हम कुछ अलग ही कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा ह्यूज रिस्पॉन्स था, बट जैसे ही हमने उसको एक कोचिंग में कन्वर्ट किया वैसे ही वो रिस्पॉन्स 0 पे आ गया, यानी केवल 2 ही स्टूडेंट्स ने उसे ज्वाइन किया। खैर, जब मनी की बात आती है तो बहुत बार ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं। और फिर हम कोई बहुत बड़े डॉक्टर थे भी नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी भी नहीं। पर 2018 के शुरुआत में 1 मार्च को हमने एक सेमिनार किया, काफ़ी लोगों ने उसे ज्वाइन किया, और वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, और मुझे कुछ एक 14 पीपल्स का बैच मिला। उसमें एक ऑस्ट्रेलिया से भी इंडियन ओरिजिन की स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। एंड धीरे धीरे ये छोटी सी जर्नी है ना, बड़ी होती गई, लोग मिलते गए, लोगों का फ़ायदा हुआ, तो लोगों ने और लोगों को रिकमेंड किया। सवाल ये उठता है कि इतने सारे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, इतनी एग्जिस्टिंग रिपर्टरीज हैं मौजूद, हमें क्या ज़रूरत थी कि एक और नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की। डेफिनेटली कोई ज़रूरत नहीं थी, बट हैनीमैन सर के वो स्टेटमेंट हमें रोज डिस्टर्ब करते थे, जो स्टेटमेंट्स के जरिए से हम लोगों हमारे अंदर चेंजेस आया, एंड हमें लगता था कि क्यों नहीं इसको बनाया जा सकता। एंड 2012 से ही मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने की तो कोशिश कर रहा हूँ, ट्रायल भी किया, बट वो 2012 में वो फेलियर हो गया। मैं पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं था, जितने भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हमने कुछ कोशिश की थी ऑनलाइन, बट वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मेरी कोई थॉट प्रोसेस उतनी भी रिफाइन नहीं थी, इस वजह से वो एक टूल बना और वो फिर डिस्कार्ड हो गया। एंड फिर से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई कि हम जो एग्जैक्ट सर्चिंग है, जो फादर होम्योपैथी जो चाहते थे, वो हो नहीं पा रही थी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से। तो हमारा जो वर्कआउट था उसे करने के लिए मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। किसी टूल में ये व्यवस्थाएं नहीं थी कि जिस तरीके से हैनीमैन सर ने लिखा था उस तरीके से सर्च हो पॉसिबल, और हम सुटेबल मेडिसिन अपने पेशेंट के लिए खोज सके। इसी बात को ध्यान में रख करके ये सॉफ्टवेयर 2020 में नहीं 2019 में बनाया गया ऑनलाइन, एंड आपके सामने रखा गया। वो आपके सामने मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्हीं को ये सीमित रखा गया, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर मैच्योर फॉर्मेट में नहीं था। हम एक काम किए थे, जो अपनी थॉट प्रोसेस जो अंडरस्टैंडिंग थी उस पर हमने 1 से 1.5 साल तक काम किया, एंड हमारे स्टूडेंट्स से जो हमें फीडबैक्स मिली या जो हमें काम करने में दिक्कतें आई, उसके बाद हमें लगा कि अब ये एक ऐसा टूल बन गया है। फीडबैक के बाद उसमें जो चेंजेस करने थे वो कर लिए, और अब एक बेहतर टूल के रूप में ये लोगों के लिए एक बेनिफिशियल टूल बन सकता है। तो हम लोगों के बीच में लेके गए, और इसकी टूल की
ये एक टूल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये हैनीमैन सर की पूरी थॉट प्रोसेस को अप्लाई करने की कोशिश की गई है। मे भी हो सकता है कोई चीज़ ऐसी आपको नज़र आए जो लगे कि हम कहीं चूक गए हैं, तो डेफिनेटली हम आपको स्वागत करते हैं कि हम उसे करेक्ट करने को तैयार हैं। बट हमने लगभग 13 बैच, मतलब 13 चल रहा है, 14 बैच स्टार्ट किया है, तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम जो जा रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स वो चीज़ें कंफर्म हो रही हैं कि जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो बराबर है। मैं ये क्लेम तो नहीं कर रहा हूँ, बट इसको आप रीचेक जरूर कर सकते हो, क्योंकि जो कुछ भी हम कह रहे हैं हैनीमैन सर की थॉट प्रोसेस को समझ के ही आपके सामने रख रहे हैं। हमारी खुद की कोई भी इंडिविजुअल कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है, और ना ही हम कोई रिकॉग्निशन क्रिएट करना चाहते हैं। बट हम डेफिनेटली ये जरूर चाहते हैं कि फादर होम्योपैथी जो लिगेसी हमारे लिए छोड़ के गए, वो लिगेसी आप तक पहुंचे, और हम कहाँ कहाँ भटक गए हैं, उस भटकन से हम वापस रेल पे आए, डिरेलमेंट से हम वापस ट्रैक पे आए, और हम फादर होम्योपैथी से की एग्जैक्ट जो सिस्टम है उससे हम सच में कितना फायदा उठा सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर एक वो इसका एक हिस्सा मात्र है। हैनीमैन सर की थॉट प्रोसेस से ये बनाया गया है, और ये उसका एक हिस्सा है कि ये पूरी थॉट प्रोसेस तो नहीं कही जा सकती, बट डेफिनेटली ये उसी थॉट प्रोसेस से जरूर बना है। और आप चेक कर सकते हो, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कि यहाँ पे कोई कमी रह गई है, तो हम डेफिनेटली उसे इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन हमेशा होते ही रहना चाहिए, तभी इसकी बेहतरी है। इसे और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए सारे सजेशन इनवाइटेड है। तो हम आप उतरते हैं जो एक्चुअल वे है, जो एक्चुअल बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि वाई वर्होम। इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो क्यों हम वर्होम ही को रिकमेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ कोई कंपटीशन क्रिएट कर रहा हूं, मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं था। मेरा उद्देश्य तो यह है कि एक होम्योपैथ अपने पेशेंट्स को बेहतर तरीके से कैसे ट्रीट कर सकता है, कैसे वो हैनीमैन सर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सकता है, एंड अगर इस एक्सपेक्टेशन को वो फुलफिल कर सके हैनीमैन सर की और पेशेंट्स की, तो आप ये समझ सकते हो कि होम्योपैथी जो हैनीमैन सर ने बहुत बढ़ चढ़ करके कहा है कि ये अकेली साइंस है जो क्योर करती है, तो ये साबित हो सकता है वर्ल्ड के सामने। बट हम साबित क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम इतने डिफरेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम क्रिएट कर दिए हैं। क्योंकि तब तो जरूरत थी कि डिफरेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम की जरूरत थी कि अगर हैनीमैन सर कहीं चूक गए हैं, कोई ऐसी चीज देके गए हैं जिसे सुधार की जरूरत है, ऐसा कुछ था नहीं। क्योंकि मैं 2002 के मैं स्टूडेंट्स लाइफ से मैं बहुत सारे सिस्टम्स के संपर्क में रहा। मैं उनके नाम भी कोट कर सकता हूं, पर जरूरत नहीं समझता। तो बहुत सारे सिस्टम के संपर्क में 2010 तक रहा। 2010 में जब हैनीमैन लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, तो हमें समझ में आया कि बात कुछ और है। ये सारे के सारे हमारे जो सीनियर साथी हैं, हमारे स्टालबर्ट्स हैं, हमारे गुरु हैं, किसी न किसी स्तर पे भटक गए, चूक गए, मिसअंडरस्टूड किया है। जानबूझ के नहीं किया होगा, ये भी लगता है, बट कभी कभी अपनी रिकॉग्निशन क्रिएट करने के लिए ऐसा लोग कर लेते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये अपनी इमेज के प्रति थोड़ा लालच है। एंड ये जो बीमारी, इसलिए मैं भी नहीं मानता हूं कि हर आदमी बड़ा होना चाहता है, और कोई बुरी बात नहीं बड़ा होने के लिए, पर सच्चाई के आधार पे सिस्टम खड़ा किया जाए तो उसकी जो लेंथ है काफी रहती है। तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गलत काम किया है, मैं ये कह रहा हूं कि हैनीमैन सर जब कंपेयर किए जाते हैं उनके स्टेटमेंट्स, तो वो मैच नहीं करते। वो ये भी कहने को तैयार नहीं है कि हैनीमैन सर ने यहाँ पे चूक की है इसलिए मैंने ये सुधार किया है, ऐसा भी नहीं है। वो हैनीमैन सर को ही कोट करते हैं, पर इनकम्प्लीटली कोट करते हैं, इसलिए ये समस्या है। और ये समस्या हर लेवल पे हुई है, कोई भी लेवल ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मिसअंडरस्टूड ना हो। हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया है और उसको आगे बढ़ाया। हमने कोशिश की है कि हैनीमैन सर जो कहना चाहते हैं उसको एज इट इज रखा जाए। वो एज इट इज एक्सपेरिमेंटेबल एंड वेरीफाइड हो सकता है क्या, एक्सपीरियंस किया जा सकता है क्या, ये हमारी कोशिश थी। एंड इस कोशिश में हम कुछ हद तक
या हम कह सकते हैं बहुत हद तक हम कामयाब हुए हैं। और उसी कोशिश को ध्यान में रख करके कि आपकी प्रैक्टिस बेहतर बने, ये हम चीज आपके सामने पेश करने चाह रहे हैं कि वाई वर्म। तो वाई वर्म एक सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत थी, इसी को हम आज आपको सामने रखेंगे। मैं आपको कुछ वाई वर्म पे जाए तो इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो बहुत पहले से ये वर्जिन होम्योपैथी नाम रिकॉग्नाइज था एंड हम लोगों के सामने रख रहे, इस पे बहुत सारे लोगों ने मुझे अटैक भी किया कि कोई नाम नहीं मिला रखने को। डेफिनेटली कोई व्यक्ति कोई वर्ड यूज करता है तो उसके पीछे उसकी थॉट प्रोसेस होती है कि वो दूसरों की थॉट प्रोसेस से तो नहीं चलता। तो हम ऑलरेडी एक वेंचर चला रहे थे जो रेडियंस इसके नाम से था, बट वो मुझे लगा कि सुटेबल नहीं है उतना जो हनीमैन सर के लिए चाहिए। एंड मुझे भी एक रिकॉग्निशन चाहिए थी कि मैं जो हनीमैन होम्योपैथी तो सारे लोग लिख रहे, जो नहीं कर रहे वो भी लिख रहे। तो भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करें। उसी प्रेजेंटेशन के तौर पे मुझे वर्ड वर्जन मिला। इसको जब मैंने ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो ये जो वर्जिन एयरलाइंस के लोगों ने उसको ऑब्जेक्शन कर दिया और हमें वो मिला नहीं। उन्होंने सभी क्लासेस में वो ले चुके थे उसको, जबकि वो होम्योपैथी क्लास में प्रैक्टिस भी नहीं करते तो भी उन्होंने लेके रखा था एंड वो मुझे नहीं मिला। तो हमने उसका शॉर्ट फॉर्मेट वर्जिन होम्योपैथी का वर्णन कर दिया एंड वो ये ट्रेडमार्क हमें मिल गया। अभी ट्रेडमार्क ही है, रजिस्ट्रेशन होने के टाइम है। बट वर्जिन होम्योपैथी इज इक्वल टू मास्टर सैमुअल हनीमैन्स ओरिजिनल मेथड। अब इसके लिए हमें बहुत लोगों ने अटैक किया कि वर्जिन का एक ही मीनिंग शायद लोगों को पता था एंड वो उसी थॉट प्रोसेस से सोच रहे थे। तो हमें थोड़ा सा जो रेफरेंस और अंडरस्टैंडिंग जो हमने समझी थी वो हम आपके सामने रखना चाहते थे कि क्यों हमने वर्जिन होम्योपैथी के आगे वर्ड वर्जिन क्यों यूज किया, ये समझाने की आपको कोशिश है। हो सकता है कि आप इससे कन्विंस हो। तो मैं आपको वही वर्जिन वर्ड का मतलब आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्जिन जब हम मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी से देखते हैं तो ये एडजेक्टिव है जिसका एक और मीनिंग है जो आप लोगों के दिमाग में है उसके अलावा, बीइंग इन एन ओरिजिनल एंड अनयूज्ड और अनस्पॉइल्ड स्टेट। मतलब जिसको आज तक ओरिजिनल फॉर्मेट में है, जिसको कभी यूज नहीं किया गया, जिसको कभी स्पॉइल नहीं किया गया, ऐसी स्टेट को हम वर्जिन कह सकते हैं। तो हमें हमेशा ये कुछ और ही कंटेक्स्ट में लोग सोचते हैं। इसी को ध्यान में रख करके मैं को समझ में आया कि ये सबसे सुटेबल है। अगर मैं हनीमैन सर को एज इट इज कॉपी करता हूं तो ये इससे सुटेबल वर्ड कोई हो नहीं सकता। तो मास्टर हनीमैन्स ओरिजिनल मेथड और टीचिंग्स which are unused or unspoiled state of the living legacy of 1842। तो 1843 में जो फादर होम्योपैथी हमारे लिए लिगेसी छोड़ के गए थे उसको हमने इंटरप्रेट किया, एज इट इज यूज नहीं किया। उस इंटरप्रिटेशन से बहुत सारी धाराएं, नए सिस्टम निकल के आ गए जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हमने एज इट इज हनीमैन सर को कॉपी किया होता साइंटिफिक वे में तो हमें सच में जरूरत नहीं थी। Existing homeopathy methods and their stalwarts are not using Master Haniman's teaching as it is। बहुत सारे चीजें हम आपके सामने रखेंगे जैसे ये पता चलेगा कि किस तरीके से बड़े बड़े स्टालवर्ट्स, बड़े बड़े होम्योपैथ हनीमैन सर के नाम पर हनीमैनियन होम्योपैथी या अपने आप को क्लासिकल होम्योपैथ कह करके ये बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हनीमैन्स के ट्रू फॉलोअर्स हैं। बट कुछ एविडेंस जब आपके सामने आएंगे तो पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। क्लेम करने से कोई ट्रू फॉलोअर्स नहीं होगा। हमारी एक आदत है कि जब हम क्रॉस चेक नहीं करते तो हमारी समस्या ये यहीं पे हम अपने लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। तो हमने अपने स्टालवर्ड्स को कभी क्रॉस चेक नहीं किया अपने फादर होम्योपैथी से।
हमारा जो लिटरेचर है ज्यादातर हेनिमैन सर का इग्नोर्ड है हमारे कॉलेजेस में एंड अपनी प्रैक्टिस लाइफ में भी। हेनिमैन सर एमएमपी में लिखते हैं, एक चैप्टर है नोट अ बेन फॉर माय रिव्यूअर्स, इफ यू रियली विश टू डू एज वेल imitate the homeopathic method rationally and honestly। सच में अगर होम्योपैथिक मेथड जैसे हेनिमैन सर ने लिखा है अगर उसको अडॉप्ट कर लिया जाए ईमानदारी से, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इधर उधर ताक झाक करने की जरूरत पड़ेगी, किसी भी स्टॉलवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। बट दिक्कत क्या होगी, हमने उसको कठिन बता दिया हेनिमैन सर की बुक्स को, हमने उसे समझा नहीं था इसलिए हमने ये कह दिया कि उसे हाथी मत लगाओ। जो हमने समझा वही हेनिमैन सर है। ये हमारी सबसे बड़ी ये बोल्ड स्टेटमेंट हमारे स्टॉलवर्ड्स ने दी। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं हेनिमैन सर जिंदा होते तो उनकी ऑर्गेनन जो है ना 6 की जगह 200 तक हो जाती। हमारा उनसे एक ही निवेदन है कि क्यों नहीं वो 7वां एडिशन लिख देते। अरे चलिए एडिशन नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, कोई स्टेटमेंट जो 6th एडिशन में एप्लीकेबल नहीं है ऐसा लगता है प्रैक्टिकली, या उसमें सुधार की जरूरत है तो वो ही बता दो। एक स्टेटमेंट तो ये काट नहीं पाए 200 ईयर्स में, एंड बात करते हैं 200 एडिशंस लिखने की। ऐसे नाम आपको पता है, यू नो, ऐसे अपनी उल जुलूल बातों को साइंटिफिक वे में लॉजिकल वे में ठहराने के लिए इस तरीके की स्टेटमेंट देते रहते हैं लोग, और हमारे लोग उन स्टेटमेंट्स पे भरोसा कर लेते हैं क्योंकि ट्रस्ट तो होता ही है अपने गुरु पे, और ट्रस्ट होना भी चाहिए, पर तो आंखें बंद करके नहीं होना चाहिए। हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, परंतु आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। सम्मान एक अलग चीज है और विश्वास एक अलग चीज है। तो हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम सच का साथ मतलब जो साइंस है उसके पीछे का लॉजिक है, उसके पीछे का सेंस है, उसके पीछे एक्सपेरिमेंटेशन है, वेरिफिकेशन है, एंड तब जाके वो साइंस स्टैब्लिश होती है। तो हेनिमैन सर का कोई भी डॉक्यूमेंट, स्पेशली 6th एडिशन डॉक्यूमेंट एंड क्रॉनिक डिजीज का जो भी पूरा डॉक्यूमेंट है वो एक्सपेरिमेंटेड डॉक्यूमेंट है। एक्सपेरिमेंट डॉक्यूमेंट होने के बाद वो लिखा गया इसलिए वो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है, वो कोई थ्योरी, वो कोई फिलॉसफी नहीं है। ये हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लोगों ने उसको, कुछ ने क्रॉनिक डिजीज को थ्योरी कहा, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, कुछ लोगों ने ऑर्गेनन को फिलॉसफी कहा, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। पर हेनिमैन सर का वो ट्रू सेंस में किया हुआ, पूरे जगी हुई अवस्था में अवेयर स्टेट में किया हुआ एक्सपेरिमेंटेड डॉक्यूमेंट है, और इसीलिए वो इतनी हिम्मत के साथ लिख पाए कि इट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट डॉक्यूमेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आपके सामने एक हमारी जो लॉजिकल थॉट थी, जो हमारी सेंसफुल थॉट थी वर्जिन वर्ल्ड के प्रति, वो हमने आपके सामने रखी। ये आपके ऊपर है कि इसे आप कैसे लेते हैं। Why did we create वर्म? इस स्टेटमेंट को मुझे जस्टिफाई करना है आपके सामने। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखूंगा। डेफिनेटली ये बातें से आपको पता चलेगा कि हमने क्यों किया ये टूल क्रिएट। तो हम एक स्टेटमेंट है ट्रांसलेटर प्रीफेस में, जिसमें ट्रांसलेटर कुछ अपनी बात रखने की कोशिश करता है कि while there seem to be no necessity for index to the एंटीसोरिक मेडिसिन, कि बहुत सारी रिपोर्टरीज आपको मिलेंगी जिसमें एंटीसोरिक मेडिसिन की कोई प्रॉपर इंडेक्स नहीं दिखाई देती, एंड सिंस दिस इज फर्निश्ड इन वेरियस रिपोर्टरीज स्पेशली इन दैट ऑफ बोनिंगसन। तो बोनिंगसन के समय या बोनिंगसन सर ने ये एंटीसोरिक मेडिसिन की एक प्रॉपर इंडेक्स बनाने की कोशिश की, ये बात वो कहना चाहते हैं, और ये काफी यूजफुल पार्ट कह सकते हैं, ये बात वो यहां पे कह रहे हैं। डेफिनेटली हेनिमैन सर की जो एमएमपी और टीसीडी थी, उन दोनों को
बॉनिंग हसन सर ने रिपर्टरी में कन्वर्ट करने का काम किया। जितने भी मौजूद एग्जिस्टिंग रिपर्टरीज हैं उसमें सबसे बेहतर आज भी बॉनिंग हसन को कहा जा सकता है। पर बॉनिंग हसन की रिपर्टरीज भी कंप्लीटली हैनीमैन सर के जो स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्पेशल स्टेटमेंट्स हैं, उनसे वो ठीक है कुछ हद तक अच्छा काम किया। जैसे कोई किसी स्टूडेंट्स है और वो स्टूडेंट मेहनत करता है तो उसके गुरु को उसे अप्रिशिएट करना पड़ता है। तो खुद का वर्क भी हैनीमैन सर का था, लैक्सिकॉन एंड फ्रैगमेंटिस, खुद की रिपर्टरी वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उससे बेहतर वर्क ये उनको लगा एंड उन्होंने इसके लिए उन्हें एडमिट किया और उनको अप्रिशिएट किया और कहा कि इट इज यूजफुल। इसका यह मतलब नहीं था कि इससे बेहतर कोई टूल बन नहीं सकता या आएगा नहीं कभी। बॉनिंग हसन ने जो कर दिया वही अल्टीमेट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं कि ये एक बेहतर टूल है, बट ये अल्टीमेट टूल अभी भी नहीं है। तो वो कौन सी बातें हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि ये बेहतर टूल तो हो सकता है, किसी का लाभ होता हो, प्रिस्क्रिप्शन में मदद मिलती हो एंड पेशेंट को दवाई देने से आराम मिलता हो, बट हर केस में ऐसा होता है क्या? ये हमेशा दिक्कत बनी रही है। और ये प्रॉब्लम्स कोई हमारे अकेले की नहीं है। जितने भी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स हों, प्रैक्टिशनर हों, खूब बड़े स्टालवर्ड्स हों, ये सब के सब लोगों को ये दिक्कतें मौजूद हैं। एक्सपीरियंस से अच्छे प्रिस्क्रिप्शन जरूर निकलते हैं, परंतु जो इनिशियल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हमेशा ये दिक्कत रहती है कि इतने सालों का एक्सपीरियंस उनके पास तुरंत तो आने वाला नहीं है, इतनी अच्छी नॉलेज तुरंत तो क्रिएट होने वाले नहीं, इसलिए वो डिपेंड होते हैं कि कोई ऐसा टूल मिले जिससे उनका काम आसान हो। सारे टूल्स मदद कर रहे हैं, परंतु हैनीमैन सर की एक्सपेक्टेशन जो थी टूल्स की, वो कोई भी टूल पर नहीं है, ना कोई रिपर्टरी है, ना कोई सॉफ्टवेयर है। 6th एडिशन में हैनीमैन सर का जो एफोरिज्म 153 है, उसमें वो कुछ आपके साथ कहना चाहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो वही वाली बात होती है कि हम जब अपने पेशेंट्स को ही नहीं समझते तो हम करेंगे उसके लिए मदद क्या करेंगे। तो हैनीमैन सर हमसे कुछ कहना चाहते थे 153 में, कहते कि इन दिस सर्च फॉर ए होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी, दैट इज टू से in this comparison of the collective symptoms of natural disease, which list of symptoms of known medicines, कह रहे जो हमारे पास ऐसी बहुत सारे मेडिसिन है जो हमने प्रूव की है, जो नोन है, उनके कलेक्टिव सिम्टम्स जो हैं जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, in order to find among these an artificial morbific agent corresponding by similarity to the disease to be cured, जो आपको क्योर करना है तो जो नॉन मेडिसिन है, जो प्रूव्ड मेडिसिन है, उनसे वो मैच करनी चाहिए सिमिलरली। द मोर स्ट्राइकिंग सिंगुलर अनकॉमन एंड पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक साइंस एंड द सिम्टम ऑफ द केस ऑफ डिजीज। तो डिजीज पे हैनीमैन सर कहते हैं किसी डिजीज है, जो केस ऑफ डिजीज है, बीमारी जो है उससे संबंधित, बीमारी से संबंधित, पर्सनालिटी से संबंधित बात नहीं कर रहे हैं हैनीमैन सर। हैनीमैन कह रहे हैं कि हर एक डिजीज में कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी आपको जो आपको स्ट्राइक करेगी, जो आपको सिंगुलर उसी पेशेंट में दिखाई देंगी, जो अनकॉमन होंगी, जो दूसरे पेशेंट में नहीं दिखाई देगी, एंड कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक साइंस होंगे या सिम्टम्स होंगे, उनको सेटिस्फाइड या सिमिलरली मैच करती होंगी, आर चीफली एंड मोस्टली सोलिड टू केप्ट इन व्यू। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो फॉर इट इज मोर पर्टिकुलरली these that very similar ones in the list of symptom of the selected medicine। तो इसमें हमें यही कोशिश करनी है कि जो हमारी रेमेडीज हैं उन रेमेडीज से और हमारी जो पेशेंट की जो डिजीज की स्टेट है या केस ऑफ डिजीज जो है उससे वो सिमिलरली मैच कर जाए, जितना हद तक आप मैच करा सकते हैं। ये हैनीमैन सर यहाँ कहना चाहते हैं। इसको हम कंप्लीट करते हैं फुटनोट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
आगे उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हैं, इट ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इट द मोस्ट सुटेबल फॉर इफेक्टिंग द क्योर। कह रहे कि ऐसी सिमिलर मेडिसिन ढूंढनी है जो क्योर की तरफ लेके जाए आपके केस को। अब हनीमैन सर वहां पे कुछ और कंडीशंस अप्लाई करते हैं। ये तो रहा उनका कि द मोर जनरल एंड अनडिफाइंड सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम जो बहुत ज्यादा जनरल है या अनडिफाइंड है, जिन्हें हमें ठीक से पेशेंट ने बताया नहीं है, जैसे लॉस ऑफ एपिटाइट है, हेडेक है, डेबिलिटी है, रेस्टलेस स्लीप है, डिस्कम्फर्ट है एंड सो फॉर्थ, कुछ भी हो सकता है आगे की लिस्ट में। डिमांड बट लिटिल अटेंशन व्हेन ऑफ दैट वैल्यू एंड इंडेफिनिट कैरेक्टर। कह रहे हनीमैन सर ये सिम्टम्स आप सुन तो सकते हो, ले तो सकते हो, बट अगर ऐसे हैं जो प्रॉपरली बहुत ज्यादा जनरल है तो इन सिम्टम्स को आप ज्यादा महत्व तो नहीं देंगे, नहीं देना चाहिए। इफ दे कैन नॉट बी मोर एक्यूरेटली, अगर ये एक्यूरेटली नहीं है, एज सिम्टम ऑफ सच ए जनरल नेचर्स आर ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट एवरी डिजीज एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी ड्रग। जब आप बीमार होते हैं तो वीकनेस दिखाई देती है, जब बीमार होते हैं तो आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता है, आपकी भूख मर सकती है, आप रेस्टलेस हो सकते हो, बीमार है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे जो जनरल सिम्टम्स होंगे, पर ये इनको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डिजीज सिम्टम से ज्यादा मतलब है। क्योंकि मेरे को मुझे अगर ऐसा लगता है कि मैं बहुत पेशेंट को समझ रहा हूं, उसकी डिजीज को समझ रहा हूं, तो डेफिनेटली क्या होगा, हम उसको, और हमने इस स्टेटमेंट को ठीक से नहीं समझा और हम उल्टे ही चलने लगे। हमने हर केस में कैंट को फॉलो करना शुरू कर दिया। हनीमैन सर का सिस्टम था कि डिजीज, पर्टिकुलर डिजीज जिसको आप ठीक करना चाहते हो, वो अफेक्टेड ऑर्गन्स जिन्हें आप ठीक करना चाहते हो, वो इन्फ्लुएंस्ड ऑर्गन जिन्हें आप ठीक करना चाहते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड उनकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो सकती है, उनकी वजह से सिर दर्द हो सकता है, उनकी वजह से वीकनेस आ सकती है, आप रेस्टलेसनेस हो सकते हैं, क्योंकि आपकी तकलीफ कहीं है, उसकी वजह से आप जनरल डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अगर आप टारगेट अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, उस बीमार ऑर्गन को करोगे, उनके सिम्टम्स को करोगे, तो वो ठीक होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये जनरल जो डिस्टर्बेंस है वो कवर हो जाएगी। इसी उद्देश्य से ये स्टेटमेंट लिखा गया था। एंड हमने उल्टा कर दिया इसको, हमने पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, पर्टिकुलर ऑर्गन जो बीमार है उसको तो बाजू रख दिया, हमने पहले सबसे पहले मेंटल जनरल्स उसको ऊपर लिया, उसके बाद जनरल्स, फिजिकल जनरल्स जिसे कहते हैं आप लोग, उसे ले लिया, एंड इसके बाद पर्टिकुलर कर दिया। और हमने पूरी जो हायरार्की थी बीमार ऑर्गन एंड देन उसके बाद जो भी उसकी वजह से डिस्टरबेंस है आसपास, उसको कवर करना था, वो हमने बदल दिया। तो पहले तो हमने यही चेंज कर दिया। अब हमारे हर पेशेंट को देखने का तरीका, अब वो घुटने का दर्द लेके आया, वो मेंटली कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इमोशनली कोई डिस्टर्ब नहीं है, परंतु हमारे माइंड मेथड के लोग या कैंट को गाहे बजाहे जो भी लोग इसको फॉलो करते हैं, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जिनको अपने आप को क्लासिकल कह रहे हैं, वो सबको सबके सब अपने आप को मॉडिफाइड कैंटी है वो, और उन्हीं के हर एक स्टेटमेंट को वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। पर वो कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को क्लासिकल कहता है, हनीमैन सर के स्टेटमेंट से उसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये पहले प्रोसेस 153 की उल्टी कर दी गई प्रोसेस। हमने मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल्स को ऊपर कर दिया, और जो पर्टिकुलर बीमार ऑर्गन है, जो उसकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड ऑर्गन है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट हो गया हमारे रिपर्टरीज में। रिपर्टरी की जरूरत थी भी या नहीं, ये तो बाद की बात है, पहले तो इस स्टेटमेंट को ही हमने वायलेट किया। इसके बाद भी हनीमैन सर ने, क्योंकि बोनिंगसन ने कोशिश की थी इंडेक्स बनाने की कि किसी तरीके से ये मैथमेटिका याद नहीं हो सकती, हनीमैन सर ने भी खुद की फ्रेगमेंटेशन लेक्सिकॉन बनाने की कोशिश की थी कि इसकी इंडेक्स बन जाए जिससे कि लोग आसानी से मेडिसिन तक पहुंच जाए।
एंड खुद की बनाई हुई रिपर्टरी फ्रेगमेंटस एंड लेक्सिकॉन डिस्कार्ड कर दी। एंड डिस्कार्ड करने के बाद पता चला कि कुछ और लोग थे जिनके जरिए से हनीमैन सर ये चीज करवाना चाहते थे। उसमें से जहार भी थे, डॉक्टर जहार एंड डॉक्टर बोनिंगसन, ये दो लोगों ने काम किया और इस काम को उन्होंने हनीमैन सर ने 6th एडिशन में उनका नाम लिया। कोई भी स्टूडेंट कोई अच्छा काम करता है, बेहतर काम करता है, खुद से बेहतर काम करता है, तो उस काम को सराहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। तो उसी अप्रिसिएशन के तौर पे उन्होंने उन दोनों के नाम इवन 1841 में और 1834 में जो डॉक्टर बोनिंगसन और डॉक्टर हैरिंग सर का आपस में जो पत्राचार है, लाइफ एंड लेटर में जो लिखा गया, उसमें इससे पता चलता है कि बोनिंगसन कंप्लेन कर रहे हैं जहार की कि उन्होंने जो काम किया है वो एम्बिगुअस है, उस काम में बहुत सारी एरर है। हनीमैन सर इसके बाद भी वापस लेटर 18 से लिखते हैं, कहते हैं ठीक है, हो सकता है कि उसमें कुछ एम्बिग्यूटी हो, बट इसके बाद भी वो यूजफुल है, इसलिए इन दोनों बुक्स को वो यूजफुल कहते हैं। यानी इसका ये मतलब है कि ये बात समझ करने के बाद भी हनीमैन सर ने उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं किया, बल्कि कहा था कि उससे बेहतर टूल उस समय कोई मौजूद नहीं था, तो इसलिए हनीमैन सर ने उसको कहा। इसका ये मतलब नहीं था कि अब अल्टीमेट टूल हो गया, हनीमैन सर ने आगे इस पर और बेहतर बनाने के लिए काम करने को मना किया है। तो यहां पर हनीमैन सर कहते हैं कि ये जो जो दो बुक थी, एक तो होम्योपैथिक मेडिसिन एंड इज रिपर्टरी जो बोनिंगसन की थी, एंड दूसरी जो हैंडबुक ऑफ प्रिंसिपल सिम्टम जो डॉक्टर जहार की थी, जो अपने अपने सॉफ्टवेयर में ये बुक आपको मिलेगी। ये दोनों बुक्स को रिकमेंड इसलिए किया गया कि हनीमैन सर की जो अपनी की रिपर्टरी थी या उस समय जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स थी मौजूद पेशेंट को के लिए सुटेबल मेडिसिन ढूंढने के लिए, वो इनसफिशियंट लग रही थी और उनसे बेहतर ये टूल लग रहे थे, इसलिए हनीमैन सर ने रिकमेंड किया। बट हनीमैन सर ने एक स्टेटमेंट और भी दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो कोई भी रिपर्टरी इवन बोनिंगसन एंड जहार के भी वर्क उसको सेटिस्फाइड नहीं करते, और वही इंपॉर्टेंट कारण है इस वर्होम को अस्तित्व में आने के लिए। मास्टर हनीमैन सर ने जैसे अप्रिसिएशन किया है, उसके पहले मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट पर लेके जाना चाहता हूं आपको इस स्टेटमेंट को समझने से पहले कि हनीमैन सर ने 1828 में द क्रॉनिक डिजीज एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, एंड उसके बाद 1835 से लेकर के 1839 के बीच में सेकंड एडिशन पब्लिश किया, और उसमें 5th वॉल्यूम भी जोड़ा। तब तक 4 ही थे, एंड 5वां वॉल्यूम जो क्रॉनिक डिजीज का बाद में जुड़ा, यानी सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ। तो हनीमैन सर 1839 तक ये स्टेटमेंट है। एंड एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूं कि हनीमैन सर ने जो बोनिंगसन सर के लिए कहा था, एंड 1842 में अपने 6th एडिशन ऑर्गेनन में उनको अप्रिशिएट करके चले गए। दुर्भाग्य से वो 1843 में एक्सपायर हो गए, एंड जो काम बोनिंगसन सर को दिया था डॉक्टर हनीमैन सर ने कि जो कंबाइंड रिपर्टरी बनानी है नॉन एंटीसोरिक और एंटीसोरिक की, वो वर्क 1846 में आया। हनीमैन सर ने उसको मोहर नहीं लगाई, यूजफुल टूल कह के चले गए, ये कह करके कि किसी के तो काम आएगा, कम से कम और कोई बेहतर टूल था नहीं उस समय, तो वो ये टूल को बेहतर बता के चले गए। बट उस पर मोहर नहीं लगती है, क्योंकि उनका टूल जो है, जो आप थेरेपेटिक बुक है वो आप पढ़ते हो, जो TF Allen का ट्रांसलेटेड, वो 1846 में आया। इसके बाद ट्रांसलेशन में कुछ लोगों ने बोनिंगसन के सर के ट्रांसलेशन में गलती की। उसमें आप ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर साहब हैं जॉर्ज दिमित्रियादिस सर, उन्होंने कहा कि बोनिंगसन सर के जो ट्रांसलेशन में बहुत सारी गलतियां हो गई, उन्होंने उसे करेक्ट करने की कोशिश की एंड कुछ इंप्रूव करके उन्होंने अपना TBR पब्लिश किया बोनिंगसन सर का, जो एक रिपर्टरी के रूप में मौजूद है। उसे भी हनीमैन सर का टूल तो नहीं कह सकते,
बट ये कह सकते हैं बोनिंग हसन सर के ट्रांसलेशन में जो मिस्टेक हो गई है उनमें कुछ इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की गई है। तो बोनिंग हसन सर ने और जो दिमित्रालिस सर ने जो काम किया है वो हैनीमैन सर को कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं करता। पहली बात, आप सारे सिम्टम एक एक करके आप पढ़ते जाओ, ढूंढते जाओ, कुछ हद तक बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड करेंगे, कुछ हद तक कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मैं इसके लिए आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनमें आपको वो कंपैरेटिवली आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चीजें मैच नहीं होती। तो हैनीमैन सर ने एक स्टेटमेंट दिया द क्रॉनिक डिजीज में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्योर ऑफ क्रॉनिक डिजीज में लिखा है हैनीमैन सर ने सोरा का क्योर में किस तरीके से ध्यान रखना है। कहते हैं कि विद द ग्रेट कंसाइंटियसनेस which should be shown in the restoration of a human life endangered by sickness। कह रहे जो ह्यूमन लाइफ है वो खतरे में है, उसको रिस्टोर करना है और ईमानदारी से करना है, बहुत ही ईमानदारी से करना है, मोर देन इन एनीथिंग एल्स। इसके अलावा हमारे पास कोई और इंपॉर्टेंट काम नहीं है एज ए फिजिशियन। द होम्योपैथ एज ए होम्योपैथ इफ ही वुड एक्ट इन मैनर वर्दी ऑफ हिज कॉलिंग, जो हैनीमैन सर ने एफोरिज्म 1 और 2 में लिखी कि जो हमारे लिए जो हमारा मिशन है एज ए होम्योपैथ, अगर हम ट्रू कॉलिंग वर्दी कॉलिंग के तहत हम काम करते हैं तो हमारा एक ही काम है कि किसी भी बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करना, उसकी हेल्थ में उसको रिटर्न करना। तो क्या करना है उसको, अगर ये ट्रू कॉलिंग को आप फुलफिल करना है, आपको एज ए होम्योपैथ इस कॉलिंग को आप सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, तो क्या लिखते हैं हैनीमैन सर कि शुड इन्वेस्टिगेट फर्स्ट द होल स्टेट ऑफ पेशेंट। कह रहे आप पूरे पेशेंट स्टेट की बात कर रहे हैं, होल ऑफ पर्सन की बात नहीं कर रहे, बीमार व्यक्ति की स्टेट की बात कर रहे, नॉट द पर्सन। द इंटरनल कॉज एज फार एज इट इज रिमेंबर्ड, कि हमें सबसे पहले ये जानना है उस व्यक्ति की जो बीमार स्टेट है कि ये बीमार स्टेट है क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है। एंड द कॉज ऑफ द कंटिन्यूअस ऑफ द एलिमेंट, और ये बीमारी को लगातार बनाए रहने वाले फैक्टर्स या कारण है कौन से हैं। मतलब एक तो वो कारण जिनकी वजह से वो बीमार पड़ा और एक वो कारण इस डिजीज को कंटिन्यू बनाए हुए हैं। उन कारणों में उदाहरण के तौर पे हैनीमैन सर कहते हैं कि हिज मोड ऑफ लाइफ, हो सकता है कि उसकी कंटिन्यूएशन में जो डिजीज की कंटिन्यूएशन हो रही है उसमें उसकी लाइफ जो है मोड ऑफ लाइफ जिस ढंग से वो जी रहा है उस ढंग में कोई गड़बड़ी हो तो आप उसे करेक्ट करना है। हिज क्वालिटी एज टू माइंड, उसकी कोई थॉट प्रोसेस में कोई गड़बड़ी है तो उसे करेक्ट करना है। यहाँ पे सब कुछ है, एलिमेंट्स जो है ना, जो अल्टर्ड स्टेट है वहां पे, जो बीमार स्टेट है जहां पे हो सकता है कि वो मोड ऑफ लाइफ में भी गलती हो रही हो सकता है कि उसकी थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो गई हो। सोल एंड बॉडी, माइंड और बॉडी, सोल एंड बॉडी, माइंड सोल एंड बॉडी, कहीं पे भी जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं, जो भी अल्टर्ड स्टेट है, वो अगर बीमार स्टेट है तो हमें उसे ही ध्यान देना है कि किस वजह से ये बीमार व्यक्ति माइंड सोल एंड बॉडी पे डिस्टर्ब है। टुगेदर विद ऑल हिज सिम्टम्स, मतलब उसके सारे सिम्टम ही तो हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि उसका माइंड डिस्टर्ब है, उसकी सोल डिस्टर्ब है या उसकी बॉडी डिस्टर्ब है। तो वो तो कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो हैं, मैंने जो है ना सी डायरेक्शन इन ऑर्गन, मैंने सारे के सारी चीजें जो है इसके लिए जो डायरेक्शंस लिखे हैं इस पेशेंट को की तकलीफ को समझने के लिए, उसकी स्टेट को समझने के लिए, वो मैंने ऑर्गन में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। बट ये सारे के सारी बातें हैनीमैन सर जो है ऑर्गन के तहत कर रहे हैं, यानी ये 1839 का लास्ट स्टेटमेंट कह सकते हैं हैनीमैन सर का, बट उस समय तक सिक्स्थ एडिशन भी नहीं आया था। एंड देन ही शुड केयरफुली फाइंड आउट इन द वर्क ऑन क्रॉनिक डिजीजेस। कह रहे इसके बाद ऑर्गन के अलावा जो दूसरा वर्क है मेरा कि अगर आप किसी पेशेंट की स्टेट को समझ रहे हो, उसके कारणों को समझ रहे हो, उसकी कंटिन्यूएशन ऑफ एलिमेंट्स के कारण समझ रहे हो, तो इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को सही से समझने के लिए मैंने कुछ ऑर्गन में लिखा है, कुछ क्रॉनिक डिजीज में लिखा है। वहां पर जाकर के आपको फाइंड आउट करना है
कि आप जो कर रहे हो वो अपनी ट्रू कॉलिंग की तरह ही कर रहे हो, एज वेल एज इन वर्क ऑन मैट्रेमेटिका प्योरम। और जो मेरा वर्क मैट्रेमेटिका प्योरम है, ए रेमेडी कवरिंग इन सिमिलरिटी। कह रहे कोई भी रेमेडी जो सिमिलर वे में, जो द क्रॉनिक डिजीज एंड मैट्रेमेटिका प्योरम में जो सिमिलरली कवर करती हो, जो स्टेट को, जिसको आप अल्टर स्टेट को जिसमें आपने ढूंढा है, तो ऑर्गन के डायरेक्शंस और क्रॉनिक डिजीज के डायरेक्शंस को ध्यान में रखें, और क्रॉनिक डिजीज की जो मैट्रेमेटिका है उनको, उनमें से अपनी सिमिलर मेडिसिन ढूंढिए एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके। यहां पे ये कहीं नहीं कह रहे हनीमैन सर कि आपको परफेक्ट सिमिलिमम चाहिए, एग्जैक्ट सिमिलिमम चाहिए। हनीमैन कह रहे कि जितना हो सके उतना, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम एक पेशेंट को हम जितना कवर कर सकते हैं सिमिलर मेडिसिन से, उतना उससे कवर करना है। ऑल द मोमेंट्स, जितनी भी उस समय की जो मोमेंट्स हैं, और एटलीस्ट द मोस्ट स्ट्राइकिंग, कम से कम इतना तो करिए कि जो सबसे ज्यादा ट्रबलसम है या बहुत ज्यादा पेशेंट के लिए स्ट्राइकिंग है एंड पिक्यूलियर वर्ड्स है, जिससे कि उसकी पूरी की पूरी स्टेट डिस्टर्ब है, वो व्यक्ति डिस्टर्ब है, उसको तो कम से कम करें। मोर स्ट्राइकिंग का ये मतलब नहीं था कि वो बंदा साफ सफाई वाला है तो उसको साफ सफाई, वो मोर स्ट्राइकिंग नहीं है। हमें डिजीज पे बने रहना है विद इट्स ओन पिक्यूलियर सिम्टम, उसके सिक्युलियर सिम्टम्स, उनमें से जो स्ट्राइकिंग है, जो ट्रबल कर रहे हैं उसको, उन्हें ध्यान में रख करके सिमिलर मेडिसिन ढूंढनी है। बट यहां पे कोई एग्जैक्ट एंड परफेक्ट या जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलम की बात नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल की तो बात ही नहीं कर रहे। एंड फॉर दिस पर्पज, कह रहे कि इस पर्पज के लिए ये जो काम हनीमैन सर ने जो रास्ता लिखा एक मेडिसिन को ढूंढने का सिमिलर वे में, कह रहे कि इस पर्पज के लिए ही शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ एग्जिस्टिंग रिपर्टरी। कह रहे कोई भी रिपर्टरी जो है, जो अभी तक एग्जिस्टिंग है, उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं। इसका ये मतलब है कि अनकंबाइंड फॉर्मेट में बोनिंगसन भी आ चुके थे 1840 और 41 के बीच में जो पत्राचार हुआ, उसमें उन्होंने ये जरूर कहा कि आप इसे कंबाइन करो, बट इस स्टेटमेंट को उन्होंने डिलीट नहीं किया। उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले समय में कोई तो होगा जो मेरे इस स्टेटमेंट को समझेगा और उस पर काम करेगा आगे। सौभाग्य से इस स्टेटमेंट को पर हमें लगा कि ये काम करना चाहिए और हमने कर पाए हम। हनीमैन सर अपने स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं इसी में, कहते हैं कि एक तो कोई भी रिपोर्टरी उनको मिली नहीं जो उनकी जो वर्क है उसको सेटिस्फाइड करती हो। वो आगे क्लियरली कहते हैं कि एक्चुअल में रिपोर्टरी में है क्या। कहते हैं कि केयरलेस ओनली टू फ्रीक्वेंट, मतलब इतनी केयरलेसनेस है कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता, इतनी केयरलेसनेस है उन रिपोर्टरीज में। और दीज बुक्स आर ओनली इंटेंडेड टू गिव लाइटेंस। ये जो बुक्स हैं जो रिपोर्टरी के रूप में आपके सामने मौजूद हैं, वो सिर्फ क्या कर रही हैं, सिर्फ एक लाइट हिंट दे रही हैं आपको, ऊपरी ऊपरी एक आइडिया दे रही है एज टू वन और अनदर रेमेडी। क्या एक या दूसरी रेमेडी, ये ले लो, ये दे दो, ये सिलेक्ट कर लो, दैट माइट बी सिलेक्टेड, but they can never dispense him from making the research at the first fountainheads। तो फर्स्ट फाउंटेनहेड्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो हनीमैन सर की पूरी म्याजम की जो खोज है, स्पेशली सोरा, इसको कोई भी रेमेडी कोई भी रिपोर्टरी कवर नहीं करती उनके वर्क को। यानी एक तो प्रॉब्लम रिपोर्टरी फ्रैक्शन में है, मतलब कोई भी हनीमैन सर ने जैसे पूरे सिम्टम्स लिखे हैं उनको कोई अच्छे से कवर नहीं करती। एंड ये भी पता नहीं चलता कि जो रिपोर्टरी मौजूद है उनका रिसोर्स क्या है, कौन सी मेडिसिन कौन सी बुक से लिया है उन्होंने, तो ये पता नहीं चलता। स्कोर दिखाई देता है, रेमेडी दिखाई देता है, एंड जो स्कोर ज्यादा कर देती है वही हम दे देते हैं, और हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता या हमें कंफर्म नहीं होता कि सच में ये सिम्टम था भी मैट्रेमेटिका में या नहीं। रिपोर्टरी में तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैट्रेमेटिका में दिखाई नहीं देते एंड रिपोर्टरी में मौजूद है। ठीक है, तो जो दुर्भाग्य है हमारा पेशेंट्स के लिए, जो हम प्रॉपर मेडिसिन सेलेक्ट करनी चाहिए, वो कंटिन्यूस हमारे साथ चलता रहता है।
he who doesn't take the trouble of treading this path in all critical and complicated disease। कह रहे कि जो कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज है या जो क्रिटिकल कंडीशंस है उसको डील करने के लिए ये जो कठिन मार्ग है फाउंटेन हेड्स को समझ करके, फंडामेंटल कॉज को समझ करके, फंडामेंटल सिमिलम ढूंढने के लिए जो पाथ है इस पे कोई नहीं चलता है ना, कोई ये परेशानी उठाता नहीं। जितने भी फिजिशियन मौजूद है, चाहे आप कितने भी बड़े ओल्ड एग्जिस्टिंग फिजिशियंस ले लो एंड चाहे जो एक्सपायर हो चुके ऐसे फिजिशियन जो बड़े नाम है उनको ले लो, किसी ने भी इसमें जहमत नहीं उठाई, मेहनत नहीं करी कि हमें ये जो फर्स्ट फाउंटेन हेड्स है जो फादर होम्योपैथी ने इतनी मेहनत के बाद 12 साल के बाद लोगों के सामने रखा था, इसका को समझना और इसकी एप्लीकेशंस पेशेंट्स की सिमिलम ढूंढने में करना किसी के बस का बात नहीं है। एंड इंडीड विद ऑल पेशेंस एंड इंटेलिजेंस, और अगर है भी तो उसमें पेशेंस और इंटेलिजेंस का जो यूज करना चाहिए वो भी नहीं है। बट कंटेंट हिमसेल्फ, सारे के सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं ना कि एक डोज दिया पेशेंट ठीक हो गया, ये रिपोर्टरी से ये रूब्रिक सेलेक्ट की, धड़क से हो गया। ईमानदारी से देखा जाए तो इनके क्लिनिक में जाके देखना चाहिए कि सच में ऐसा होता भी है या नहीं। ये एक ही डोज से ठीक करते हैं या मल्टीपली रिपीट करते रहते हैं, रिपीटेशन भी इन्हें समझता है कि नहीं, ये बहुत सारे प्रश्न है। तो कह रहे कि वट कंटेंट हिमसेल्फ, खुद को खुश करते हैं विद द वैग हिंट्स ऑफ रिपोर्टरी इन द चॉइस ऑफ रेमेडी। कह रहे जो रिपोर्टरीज में जो हिंट्स हैं उनके आधार पर रेमेडी सेलेक्ट करते हैं। एंड हु दस क्विकली डिस्पैचेज वन पेशेंट आफ्टर द अदर, और इस तरीके से मेडिसिन सेलेक्ट करके एक के बाद एक पेशेंट को डिस्पैच करते रहते हैं। हैनीमैन सर इनके लिए कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि डज नॉट डिजर्व द ऑनरेबल टाइटल ऑफ ए जेन्युइन होम्योपैथ, कि ऐसे लोग जो इन रिपोर्टरीज से मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हैं, एक के बाद एक पेशेंट भेज रहे हैं, एंड वो भी वैग हिंट्स के जरिए, कोई क्लियर नहीं है कि कहां से ये रेमेडी में ये सिम्टम, ये रूब्रिक कहां से आई है, ये उन्हें कुछ भी नहीं पता है, एंड वो पेशेंट्स को हिट एंड ट्रायल जैसा काम चल रहा है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि ऐसे लोगों को जेन्युइन होम्योपैथ का टाइटल के लिए डिजर्व नहीं करते, बट इज रादर टू बी कॉल्ड ए बंगलर। इन्हें बंगलर कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। Who on that account as continually to change his remedies, और उनके अकाउंट में एक के बाद एक रेमेडी चेंज होती, क्योंकि जब आप वैग हिंट्स पे आप मेडिसिन देते तो काम नहीं करती, कभी लग जाता है तीर, कभी नहीं लगता तुक्का आपका। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं इनको तो आप बंगलर ही समझिए। अब इसमें क्या कहते हैं कि कंटिन्यूली चेंज हिज रेमेडी अंटिल द पेशेंट लूजेस पेशेंस, जब तक पेशेंट खुद अपना पेशेंस लूज ना कर दे, यानी खुद ही छोड़ के चला जाए, आपको ट्रीटमेंट बंद कर दे तो ठीक है, तब तक आपका हिट एंड ट्रायल वाला तरीका चलता रहता है। एंड हिज एलिमेंट्स हैव ऑफ कोर्स ओनली बीन एग्रावेटेड, ही मस्ट लीव हिज एग्रावेटर ऑफ डिजीज। कह रहे कि उसकी जो तकलीफ है वो एग्रावेट करके आप छोड़ देते हो उसको, है ना। जो बीमारी बेचारा लेके आए तो उसमें आपने कुछ किया नहीं बल्कि बढ़ा और दिया। वेयर बाई द आर्ट इट सेल्फ सफर्स, कह रहे कि होम्योपैथी आर्ट, अपनी साइंस जो है होम्योपैथी, जो अपने आप में सफर करती है, इसका नुकसान किसको होता है? होम्योपैथी को। डिसक्रेडिट इंस्टेड ऑफ अनवर्दी डिसिबल ऑफ आर्ट, जो होम्योपैथी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो शिष्य हैं होम्योपैथी के, वो उसको डिस्क्रेडिट होता है इस तरीके से काम करने में। तो एनिमल सर यही स्टेटमेंट जो है ना हमें मजबूर किया कि क्या है ये जो फाउंटेन हेड्स, क्या है ये फ्रीक्वेंट हिट्स, किस तरीके से बॉनिंगसन सर ने या अदर लोगों ने काम किया है, इस स्टेटमेंट को क्यों नहीं ध्यान दिया, क्यों सेटिस्फाइड नहीं करने की कोशिश की गई। जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये समस्या तो है 2014 में, बट इसका कोई इलाज नहीं दिखता था। 2019 में हमने इसका एक इनिशियल इलाज सॉल्यूशन ढूंढा, एंड 1.5 साल तक हमने हिट एंड रन वाली आदत ना रख करके हमने
इसको प्रयोग किया एंड इसको एक बेहतर टूल के रूप में प्रेजेंट किया, जहां पे आप कॉन्फिडेंट होकर के प्रिस्क्राइब कर सकें। तो यही है सबसे बड़ा कारण वरहोम सॉफ्टवेयर, वरहोम रिपर्टरी क्रिएट करने का। अगर ये स्टेटमेंट नहीं मिलता तो मेरा कोई ऐसा स्पेशल मूड नहीं था रिपर्टरी बनाने का, क्योंकि जब जिस तरीके से मैं काम कर रहा था इस चीजों को, मैं उनको उदाहरण से आपको आगे समझाऊंगा कि जब मुझे वो चीजें मिलती नहीं थी तो मुझे ये समझ में नहीं कि मैथमेटिका में तो है बट यहाँ नहीं है, बट बहुत बार रिपर्टरी में है मैथमेटिका में नहीं है। ये कहाँ से ला रहे हैं ये सारे सिम्टम, ये सिम्टोमेटोलॉजी कहाँ से आ रही है? हैनीमैन सर, चलिए हो सकता है कि किसी और राइटर को आपने किसी और ऑथर के सिम्टम डाल दिए हो, बट हैनीमैन सर ने जो लिखा था वो क्यों ना आपने छोड़ दिया? ये बहुत बड़ा प्रश्न था। एंड हमें समझ में आया कि जब हैनीमैन सर की रिटन मेडिसिन जितनी भी है उन पर जब प्रैक्टिस हमने, ज्यादातर लोग वैसी भी करते हैं, 90 to 95% वही मेडिसिन यूज भी करते हैं लोग, बट इसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कभी देते हैं वो एक अलग बात है। मैक्सिमम जितने भी प्रैक्टिशनर मिलेंगे 200 साल से अब तक, वो हैनीमैन सर की जो प्रूव्ड मेडिसिन है, वेल प्रूव्ड मेडिसिन है। एंड अगर हैनीमैन सर का सिस्टम अगर ठीक से समझ लो तो उतनी मेडिसिन बहुत बार आपके 90 to 95% केस सॉल्व कर देती है। तो ये मैं आपको कहना चाहता था कि ये स्टेटमेंट को ध्यान में रख करके जब आप रिपर्टरी को समझेंगे तो लगेगा कि ये रिपर्टरी हमको गुमराह कर रही है, हमें कहीं और ले जा रही है। हमारा पेशेंट कुछ और कहता है और उस पेशेंट को हम फिर रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं और रूब्रिक से हम मेडिसिन ढूंढते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि ये जो रूब्रिक है ये किस मैथमेटिका से ली गई है। कोई भी रिपर्टरी ये चीज नहीं बताती, ठीक है, हम कंफर्म नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने जो कंबाइन किया है, कॉम्बिनेशन किया, उसमें कहीं पे ये हिंट नहीं किया। वो बताते हैं कि इतनी सारी बुक्स उन्होंने कंसिडर की है, बट जब हम ढूंढते हैं तो आपको इतनी बुक्स में तो जाने को नहीं मिलता ना उतने उसी टाइम पे। तो बड़ी मुश्किल होती है एक अच्छे डॉक्टर को कि कॉन्फिडेंटली ये कह सके कि वो जो सिलेक्शन कर रहा है वो सही है। यानी यहाँ पर वरहोम में और अदर रिपर्टरीज में फर्क आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको अदर रिपर्टरीज में आपको एक तो रूब्रिक बनाने का जो स्टेप है वो खत्म हो जाता है, कोई जरूरत नहीं। पेशेंट की जो आम भाषा है उसको प्रॉपर इंग्लिश में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो एंड हैनीमैन सर की जो इंग्लिश है, जो ट्रांसलेटेड वर्क है, उसको अगर आप ठीक से समझ लेते हो तो आप बड़े आसानी से मेडिसिन ढूंढ सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। गया कि किस वजह से ये वरहोम रिपर्टरी क्रिएट किया गया, क्यों रीजन समझ में। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे जो इस टूल को बनाने के लिए जरूरी लगे। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि जितने भी वर्ल्ड में, चाहे वो कितने भी बड़े नाम क्यों ना हो, चाहे वो वर्ल्ड क्लास एकेडमी चलाते हो, क्लासिकल एकेडमी चलाते हो लोग हो, चाहे वो अपने आप को लायन आइंस्टीन कहने वाले लोग हो, चाहे वो दुनिया का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल चलाने वाले लोग हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ी पीएचडी की डिग्री देने वाले लोग हो, या दुनिया में सबसे बेस्ट डॉक्टर कहलाने वाले जो लोग हो, कोई भी सिंगल सिस्टम मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत ईमानदारी से सभी सिस्टम्स को समझने की कोशिश की, तो हमें वो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जो हैनीमैन सर से मैंने पढ़ा है और समझा है वो पूरे के पूरे उस सिस्टम को मतलब अप्लाई कर रहे हो। उन्होंने कुछ हिस्सा जरूर अच्छे से समझ के अप्लाई किया है, बट पूरी तरीके से नहीं। तो पार्शियल एंड इनकम्प्लीट अप्रोच है हर सिस्टम में, जितने भी एग्जिस्टिंग या ओल्ड जितने भी सिस्टम है उनको जो भी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं वो अपने फैब्रिकेशन आइडिया ज्यादा है बजाय साइंटिफिक वैलिडेशन कम है। इसके बाद जो मिस्टेक्स प्रिस्क्राइबिंग में होती हैं, जो जिसकी वजह से होती है वो तो पता ही नहीं है, क्या होती है ये भी नहीं पता है। कारण केस टेकिंग हो सकता है, कारण पेशेंट की सुनने का तरीका हो सकता है, कारण पोटेंसी हो सकती है, कारण म्याजम हो सकता है, जिसकी वजह से आप प्रिस्क्राइबिंग में मिस्टेक्स कर सकते हैं, बट हमें पता ही नहीं है। तो हम तो सिर्फ क्या है कि पेशेंट आए, धड़ 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 सिम्टम लिखे, धड़ 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 रूब्रिक बनाई, धड़ 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 हमने रिपर्टरी में डाला एंड जो सबसे ज्यादा स्कोर कर रहे थे उठा के दे दिया। हमारा हमने ये कंफर्म ही नहीं किया कि जो हमने कहीं म्याजम चूका है, कहीं पोटेंसी चूकी है, कि डोज चूका है, कि हमारा जो मेडिसिन है, जो परामर्श सच में प्रूव्ड मेडिसिन से हमने सिलेक्शन करके दिया।
तो हमें तो ये पता ही नहीं कि हम जो मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं। तो जब करता ही नहीं होगा तो आप जो कर रहे हैं वही सही लगेगा। तो एक ये रीजन था कि जो हम गलतियां कर रहे हैं या डिफरेंट सिस्टम में जो जो गलतियां या इनकम्प्लीशन दिखता है उसको यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। इसके बाद हैनीमैन सर हमसे कुछ चाहते थे कि आइडियल फिजिशियंस जो उन्होंने लिखा था या एमडी डॉक्टर के लिए क्या रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन है वो भी लिखा है हैनीमैन सर ने। हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है एंड क्योर क्या है, ये कुछ वो समझाना चाहते थे। अगर आपने ये समझा ही नहीं तो जब आप ठीक ही नहीं कर सकते। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक्चुअल फिजिशियन जो हैनीमैन सर बनाना चाहते थे वो एक्चुअल हेल्थ क्या है, एक्चुअल डिजीज क्या है और उसे क्योर कैसे करना है, वापस रिस्टोरेशन कैसे करना है हेल्थ में उस व्यक्ति को भी। मानो ये हमने बहुत जबरदस्त मिस किया है। सबने कुछ अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली है, पर हैनीमैन सर का बहुत सिंपल एंड सरल बात थी, वो हमने नहीं समझी, बल्कि हमने मॉडर्न सिस्टम से रिलेट करके उसे और खराब कर दिया। आगे हैनीमैन सर लिखते हैं कि जो इग्नोरिंग मास्टर हैनीमैन्स लिटरेचर है, हमने 6th एडिशन पढ़ा है, हमारे कॉलेज में जाता है, बट उसका एप्लीकेशन नहीं है। हमारे जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं उन्होंने उस 6th एडिशन को ठीक से समझा नहीं है, या समझा है तो कोई 2-4 एफोरिज्म तो वो कर रहे हैं ठीक से वो फॉलो, परंतु उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है वो नहीं कर रहे हैं। कैंट की अपनी अंडरस्टैंड आपने मिक्स कर दिया है, हैनीमैन सर की अंडरस्टैंडिंग एंड अदर जितने लोग हैं मिक्स करते हैं। किसी ने क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं करी कि नहीं चलो एक बार देखते हैं कि डॉक्टर कैंट क्या कह रहे हैं कि ये हैनीमैन सर से मैच भी करता है कि नहीं। अगर मैच नहीं करता है तो ये स्टेटमेंट डॉक्टर कैंट ने दिया क्यों, या उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इंटरप्रिटेशन था, ये इस बात की हम कोई जहमत नहीं उठाते। हम कहते हैं, आज ही हमारा एक मैच में बात चल रही थी तो बता रहे थे कि पोटेंसी इस तरीके से डिसीजन दिए गए कि 200 साइकोसिस 1M सोरा एंड 30 साइकोसिस एंड सिफिलिस के लिए 200। तो ये कैसे डिसीजन लिए, कौन सी कोर्ट स्टेटमेंट हैनीमैन सर की मिल गई उनको जिसके आधार पर कौन सी लॉजिक लगाई है समझ में नहीं आता। तो टीसीडी बहुत इग्नोर्ड है, ऑर्गेनाइज 6th एडिशन इग्नोर्ड है, टीएलडब्ल्यू यानी द लेसर राइटिंग भी इग्नोर्ड है, टीसीडी मतलब द क्रोनिक डिजीज इग्नोर्ड है। लाइफ इन लेटर्स को एंड उनकी केस स्टडीज को ना तो पढ़ा गया ना ही समझा गया, क्योंकि हैनीमैन ने इतने सरल तरीके से सारी चीजें रखी है और पूरा डॉक्यूमेंट ही उनके पूरे प्रैक्टिकल है, बहुत ही सिस्टमाइज है। ये हो सकता है कि वो कुछ हिंट्स जो है टीएलडब्ल्यू में मिलेगी तो कुछ टीसीडी में मिलेगी तो कुछ ऑर्गेनाइज में मिलेगी, बट ये पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग है हैनीमैन सर की, वो ये पूरा लिटरेचर इग्नोर्ड है। लोग अपनी अपनी बुक्स रिकमेंड करते हैं या पुराने नए स्टॉलवर्ड्स की बुक्स रिकमेंड करते हैं, नई नई कंपाइलेशंस आ रहे हैं, बट दुख की ये बात है कि जो हैनीमैन सर ने लिखा उसे पूरा अभी भी समझा नहीं गया। अब केस टेकिंग में मिस्टेक्स है, कोई कहता है कि मेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है जनरल भी इंपॉर्टेंट है मेंटल के साथ साथ, और उसके बाद पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट। इट इज द केंट्स अप्रोच, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट डॉक्टर मास्टर हैनीमैन। तो ये मास्टर हैनीमैन से कोई मैच नहीं करती। आपको कहीं पे भी दिखाओगे मास्टर हैनीमैन ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी है कि भाई यही हर केस में आपको ऐसे ही देखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो जब हम एक फ्रेमवर्क में काम करने लगते हैं तो हम कहाँ अनप्रेजुडाइज रह जाते हैं। तो हम एक केस टेकिंग परफॉर्मा में काम करते हैं और हम परफॉर्मा अडॉप्ट करते ही हम प्रेजुडाइज हो जाते हैं। हैनीमैन सर ने ऐसे परफॉर्मा के लिए मना किया। हैनीमैन सर ने गाइडलाइंस जरूर दी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो हर केस में ईच केस में एज इट इज फॉलो करनी है। कंडीशंस ऑफ केस आपको उसे अप्लाई करना है, ठीक है। हर केस में सारी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। एज इट इज का मतलब यह है कि अपनी इंटेलिजेंस अपनी विजडम को ओपन रखना है। आप एज इट इज कर सकते हो, परंतु तो आपको कंटेंट कलेक्ट करते वक्त कॉन्टेक्स्ट भी ध्यान रखना है कि उसको उस केस में ये जरूरी है क्वेश्चन या नहीं। तो ये जो हमारी केस टेकिंग में मिस्टेक्स होती है कि हम कंटेक्स्ट भूल जाते हैं, हम कंटेंट ही इकट्ठा करते रहते हैं और उस कंटेंट में मेडिसिन दे देते हैं, हम कनेक्शन ही नहीं कर पाते। इसी तरीके से केस एनालिसिस का सिस्टम है कैंट का, हैनीमैन सर का बिल्कुल नहीं है। वो सिंथेटिक सिस्टम है कि जो कुछ भी हुआ स्टेट ऑफ मॉरल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हैनीमैन सर क्लियरली कह रहे हैं कि
कि वो स्टेट का मतलब है कि वो व्यक्ति की डिजीज के कुछ फंडामेंटल रीजंस हो सकते हैं, वो कॉज हो सकता है, एंड कुछ ऐसे कॉज हो सकते हैं जो उस डिजीज को कंटिन्यूएशन में मदद कर रहे हैं। तो इन दोनों को समझे बिना मेडिसिन सेलेक्ट करना। फिर सिम्टम इंपॉर्टेंट है, बट इस कॉन्टेक्स्ट के साथ समझ करके उसकी स्टेट समझ में आती है। जब हम कॉज समझते हैं, फंडामेंटल कॉज एंड मेंटेनिंग कॉज या एक्साइटिंग कॉज, से सारे मिलाकर के जब हम पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स जो अल्टर्ड है, नॉट हेल्दी सिम्टम, तो वो अल्टर्ड सिम्टम्स को ध्यान में रख करके, और जो ट्रबलसम है, जो मियानमेटिक सिम्टम्स है, उनको ध्यान में रख करके जब हम उस केस को लेते हैं, तभी हम सही से अप्रोच कर सकते हैं, तभी हम उसकी सिंथेसिस समझते हैं। कनेक्शन, केस में कनेक्शन है कि मैं बीमार हूं तो क्यों हूं, उसके पीछे के मेरे बीमार होने का क्या वजह है, ये समझना है, और कौन सी चीजें हैं, क्या हमें देखना है उस केस में, और फिर उसको कैसे देखना है। ये सारी चीजें को जब हम ध्यान नहीं देते तो हमारा क्या होता है कि जो डेटा कलेक्शन है वो इनकम्प्लीट होता है। तो अप्रोच भी उस केस में फिर कैसे करोगे, और बहुत ज्यादा टाइम हम पे करते हैं पेशेंट में। डेफिनेटली हम होम्योपैथ बहुत टाइम पे करते हैं, पर क्या जरूरी है हर केस में इतना टाइम पे करना? ये जरूरी नहीं है, पर मुश्किल हमने खुद ही कड़ी करके लिए प्रोफॉर्मा क्रिएट करके। एनिमे सर का प्रोफॉर्मा मतलब है ब्लैंक माइंड आपका होना चाहिए। आप एक नए केस के साथ बैठे हो और ब्लैंक प्रोफॉर्मा होना चाहिए। पेशेंट जैसे दे रहा है उसे दो और उसे कंप्लीट करना है, ना कि उसको जबरदस्ती इसमें ये बताओ वो बताओ, क्योंकि वो डिजीज बताने आया, पैसे दे के बताने आया। तो जब पैसे दे के बताने आए तो वो क्यों छुपाएगा? तो अपनी डिजीज को वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है। पर हम डिजीज छोड़ करके हम उसकी पर्सनालिटी पे, उसकी मेंटल इंडिविजुअलिटी पे फोकस करने लगते हैं। अगर अल्टर्ड डिस्पोजिशन है, बीमार मेंटल है, तो जरूर इंपॉर्टेंट है, काउंटेबल है, बट जबरदस्ती हम जो डिजीज के सिम्टम छोड़ देते हैं, जो अफेक्टेड ऑर्गन, बीमार ऑर्गन है, उसको हम छोड़ देते हैं, उसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, जनरल डिस्टर्ब हो रहा है, उसको हम छोड़ देते हैं, बट हम जबरदस्ती उसकी हर एक चीज चेक करते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और भी रीजंस हैं इस टूल को क्रिएट करने के, कि हमने इसमें आप म्याजम को सही से अप्लाई कर पाओगे इस टूल्स के जरिए से, क्योंकि आप अगर ठीक से समझते हो तो डेफिनेटली आपको मदद करेगा। तो मिसअंडरस्टूड एंड रॉन्गली अप्लाइड द म्याजम, ये एक प्रॉब्लम रही है। म्याजम एज एन इन्फेक्टिंग एजेंट क्या है और एज ए डिजीज क्या है, ये सही से समझा नहीं गया। एनाफोरिज्म 74 को ही हमने म्याजम समझ लिया, जबकि वो डिजीज रिएक्शन है आफ्टर असॉल्टिंग, बॉडी की रिएक्शन है आफ्टर असॉल्टिंग, उसी को हमने म्याजम समझ लिया। और ये कहीं पे भी म्याजम वर्ड एनिमल 74 में यूज नहीं किया। एंड 205 जो असॉल्टिंग है, इसको भी हमने ठीक से सही समझा। तो ये 205 की असॉल्टिंग आज भी एलोपैथ्स कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से हम अपने पेशेंट्स को, खासतौर पे स्पेशली कैंसर पेशेंट को डील नहीं कर पाते 205 का जब वायलेशन होता है। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हमने की हुई है, इनको इसमें करेक्ट किया गया है। मिस्टेक्स टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोटेंसीज, ना तो पोटेंसी समझी गई, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे फाइनली हेनिमेंसर एलम पोटेंसी तक पहुंचे, क्यों असेंडिंग ऑर्डर में देना है, यानी कब कंडीशन होगी जब डिसेंडिंग में जाएंगे, कब डोज देना है, कब रिपीटेशन है, पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग हेनिमेंसर ने दी हुई है। बट इसके बाद भी हम इतने वैग तरीके से अपनी डोज एंड पोटेंसी अपने पेशेंट्स में रिपीट कर रहे हैं। पेशेंट जब तक खुद ही परेशान होकर आपको छोड़ ना दे, तब तक हम मानने को तैयार नहीं। एग्रेवेशन आपने गुड साइंस बता दी है, हेनिमन्स अपने कहीं पे भी एग्रेवेशन गुड साइंस नहीं है। कैंट के ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं, हैरिंग्स लॉ की जरूरत नहीं, हेनिमन्स ने क्लियरली कहा है। बट हम जबरदस्ती वो अपने, जब भी हम फेल होते हैं तभी हम इस तरीके से देखने लगते हैं। तो जो वाटर डोजेज है उनको समझाने, इवन जो एलम पोटेंसी उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नॉमिनेट किया गया नोबेल के लिए, एंड बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला। बट आप हैं कि इस डोज और पोटेंसी को आज तक समझ ही नहीं पाए। हमारे बड़े बड़े स्टार बट कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं।
ये भी कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि 30-100 से कभी कुछ हुआ ही नहीं होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, परंतु उससे बेस्ट सिस्टम आपको देखे गए। या 30-100 कुछ करती नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट कहां पर जरूरत क्या थी। हैरीमैन सर हमेशा आविष्कार जो किए हैं वो जरूरत पड़ने पे किए, जबरदस्ती कुछ नहीं किया उन्होंने। तो एलन की जरूरत थी इसलिए उन्होंने उस पर किया। क्या दिक्कतें थी वो हमने समझी नहीं। वीक पेशेंट डील नहीं कर पा रहे थे, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज का पेशेंट था उससे डील नहीं कर पा रहे थे, सेंसिटिव पेशेंट डील नहीं कर पा रहे थे, इंडोज एंड रिपीटेशंस नहीं कर पा रहे थे इम्पोटेंसीज का प्रॉपर टाइम पे। तो ये सारी दिक्कतों को एलम पोटेंशियल हैरीमैन ने सॉल्व किया, बट हम है कि मानने को तैयार नहीं। हम जब केस डील कर रहे होते हैं तो हमारे बहुत सारे लोगों ने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया है कि एक मेडिसिन खोज ली है, वो तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे तो आप हटा नहीं सकते। तो बंदा नई एक्यूट कंडीशंस लेके आ जाता है। एक पेशेंट ऑलरेडी मान लीजिए कैंसर से, डायबिटीज से, किसी और डिजीज से वो पीड़ित है, किडनी फेल से, बट उसको बीच में सर्दी हो जाती है, एंड देन हम मेडिसिन नहीं देते। यानी इंटरकरेंट प्रिस्क्राइबिंग हैरीमैन सर ने दिया है, बट हम नहीं करते। हम स्विच ऑफ करके पहले वाली मेडिसिन का स्विच ऑन दूसरी मेडिसिन नहीं कर पाते, क्योंकि हमने गलत फहमी पाल ली है। हमें पता ही नहीं कि इंटरकरेंट प्रिस्क्राइबिंग है क्या, और कर भी सकते हैं कि नहीं, क्या हम क्रॉनिक में एक्यूट डील कर सकते हैं क्या बीच में, ये हमें पता नहीं है। मिसअंडरस्टूड द एफोरिज्म 171 कि सब लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति की वन टाइम पे एक दवा है, बट ये बात तो करेक्ट है, बट तो कहते हैं कि उसकी तो वही दवा रहेगी हमेशा, कभी कुछ बदलेगा ही नहीं। भाई कहा है, ये तो भगवान के भाई हो गए सारे। तो ये जो सीरीज ऑफ एंटीसोरिक प्रिस्क्राइबिंग का जो 171 में दिया गया कि एक मेडिसिन अगर आपकी किसी पेशेंट्स को फुल्ली कवर नहीं कर रही जिसकी तकलीफ को, तो आप करोगे क्या। तो उस कंडीशन में 171 आपके लिए मददगार है कि जितना उसने कवर कर लिया उससे ऊपर रिमेनिंग टोटलिटी के लिए जो दूसरी मेडिसिन है जो बेस्ट सेकंड से मिनिमम बन सकती है वो आप दीजिए। बट 171 को ना तो समझा गया, ना ही लोग तैयार है इसको यूज करने के लिए। फॉलोअप क्राइटेरिया जो होना चाहिए, हेरिंग्स लॉ की जरूरत नहीं है। 253 एंड 280 सफिशिएंट आर सफिशिएंट है, बट हमने जबरदस्ती अपनी फॉलोअप में हेरिंग्स लॉ और ये इवन हेरिंग्स के जो ऑब्जर्वेशन थे वो भी लॉ नहीं थे, उन्होंने कभी लॉ बोला ही नहीं, बट एक जबरदस्ती हमने अपनी लाइफ में इन्हें थोप दिया और हमने कभी क्रॉस चेक ही नहीं किया कि हैरीमैन सर कैसे फॉलोअप करने को कह रहे हैं, और इसकी वजह से हम सब फंसे हुए। 253 एंड 280 समझते हैं अगर आप, तो आपको जरूरत ही नहीं किसी से पूछने की कि फॉलोअप कैसे करना है अपने पेशेंट का। तो ऑल रिपोर्टेशन सॉफ्टवेयर आर बेस्ड ऑन रूब्रिक्स, बट वर्कहोम इज नॉट। सभी जो है एक पेशेंट को सुनो, फिर उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करो, पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करो, फिर रूब्रिक में कन्वर्ट करो, फिर उसको रूब्रिक में देखो, और उसी पे फिर आपको कंफर्म करना है तो फिर से मैथमेटिका में। ये सारे स्टेप खत्म कर दिए बरहोम में। बरहोम में जो पेशेंट की बात है उसको सीधा सिंपल इंग्लिश और अपने फादर होम्योपैथी की जो इंग्लिश है, फादर होम्योपैथी ने इंग्लिश में तो नहीं लिखा, पर जो ट्रांसलेटेड इंग्लिश है उसको आपको समझना है, और ये इतना सा ब्रिज है, और आपको तीसरी कोई काम करने की जरूरत नहीं। एंड मैथमेटिका की में कंफर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहीं पे कंफर्मिंग टूल है, वो मैथमेटिका का सिम्टम नंबर कौन सी मेडिसिन है ये वहीं पे बता देता है। एंड जो स्कोरिंग की गई है वो भी बहुत गलत तरीके से हुई है लेबोरेटरीज में, उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने लेबोरेटरी की स्कोरिंग की हुई है। तो वो स्कोरिंग को भी हम कंपैरेटिवली आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अदर रिपोर्टरीज में हम किस तरीके से गलत तरीके से स्कोरिंग हुई है, पता ही नहीं है उन्होंने क्या किया हुआ है। बट क्या है, कंपाइलेशन पे कंपाइलेशन, बल्किंग ऑफ डाटा हर एक रिपोर्टरी का बढ़ता जा रहा है, रिपोर्टरीज का डेटा बढ़ रहा है, बट एग्जैक्टनेस या जो प्रिसाइजनेस है या जो मेडिसिन के लिए जो सिमिलम का जो वे होना चाहिए वो किसी ने फोकस नहीं किया है, सिर्फ डेटा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कोई भी रिसोर्स कंफर्म नहीं कर रहा कि इस रूब्रिक में इतनी मेडिसिन आपने लाई कहां से, कौन सी मेडिसिन आपने किस रिपोर्ट किस मेडिका से आपने लेकर के डाली है, ये समझ में नहीं आता है, पर हम डाल रहे हैं, डाले जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा कि आप वर्म क्यों लेना है, इसकी कुछ फीचर्स आपके सामने पब्लिश की गई। अब आगे मतलब क्यों के बारे में बताया, अब आगे इसकी फीचर्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे
किसी को भी ये सॉफ्टवेयर अगर ट्राई करके देखना है, उसकी प्रैक्टिस बदलती है या नहीं, ये कंपेयर करके देखना है अदर रिपर्टरी से ये डिफरेंस कैसा है। अभी हम 10 वीडियो इसमें जारी करने वाले हैं, जिसमें ये पहला वीडियो था, सो 9 वीडियो और हैं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इसको यूज करने के लिए। एक प्रॉपर ट्यूटोरियल्स इसका लिखा गया है एंड वो ट्यूटोरियल्स आपके सामने आएगा। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू मेल के हमें ये चाहिए, और हमें विजिट कर सकते हैं हमारा वेबसाइट, हम और क्या क्या करते हैं। और आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं इस नंबर पे, स्पेशली अदर नंबर पे कॉल करके भी इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कुछ जानना है तो जान सकते हैं। ये स्पेशली जो फिजिशियंस हैं उनके लिए 1 महीने तक डेमो पीरियड है, इसका ट्रायल है। अगर वो चाहें तो इसके जो वीडियो जारी होंगे उनको सुनने के बाद इसको ट्रायल के लिए ले सकते हैं। एंड दूसरा जो है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 महीने के लिए ये मिलेगा ट्रायल, एंड 1.5 महीने के लिए हमारे जो VHSC एलुमिनी और एस्पिरेंट्स हैं उनको ये मिलेगा ट्रायल करने के लिए। अगर ट्रायल करने में आपके पेशेंट्स में हेल्प करता है, आपके पेशेंट ठीक होते हैं, तो डेफिनेटली आगे से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उनके लिटरेचर, उनकी पूरी साइंस को समझने के लिए हम एक कोर्स रन करते हैं, जो अभी तक हम 13 बैच तक रन किए का। आज से ही हमने एक 14 बैच भी शुरू किया है। एंड आगे के बैचों में कभी आपको अगर एडमिशन्स लेना है, हनीमैन सर को ठीक से समझना है, उनकी प्रैक्टिस को समझना है, तो आप हमें इस कोर्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमें विजिट कर सकते हैं, एंड ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं इसकी डिटेल्स जानने के लिए। लेसर राइटिंग में एक स्टेटमेंट है हनीमैन सर का, इम्प्रेग्नेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स, उसको ध्यान में रख करके समझ में आया कि हमारे को मेडिसिन की कितनी कम जरूरत है, और जो डोज का रिपीटेशन, हमने सबको ध्यान में रख करके हमने एलएम पोटेंसी, जो फादर होम्योपैथी की पूरी एक्सपेक्टेशन थी किस तरीके से हमें बनाना है, उसको ध्यान में रख करके हमने हैंडमेड किट्स बनाई है, जो 88 की एक छोटी सी किट है, जो हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा आपको इसमें इस फार्मेसी के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी को हनीमैन सर के तरीके से बनाई हुई किट्स चाहिए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वरहोम 2 में डिस्कस करेंगे कि फीचर्स क्या है वरहोम की, जो अदर सॉफ्टवेयर से, अदर रिपॉजिटरी से इसको एकदम डिफरेंट बनाती है। तो सच में ये हनीमैन सर की थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही बना है। वो एविडेंसेस एंड रेफरेंसेस जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल है सैमुअल हनीमैन होम्यो साइंस। तो ये चैनल अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे कि आपको वीडियो जो है ना, जब रिलीज होगा तो आपको मिल जाए। तो हमारे साथ बने रहिए, हनीमैन सर को जानने के लिए, एज इट इज जानने के लिए, वर्जन फॉर्मेट में जानने के लिए, कुछ भी उसमें स्पॉइलिंग या किसी तरीके का अल्टरेशंस नहीं किया गया है। क्या सच में 250 साल के बाद भी ये सिस्टम एज इट इज फॉलो करने लायक है क्या, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, आगे हम फिर से मिलेंगे, बाय।